आज हम लोग जनरल स्टडीज़ के पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं। मैं पहले आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देता हूँ सो दैट कि आगे की जो लेक्चर्स होंगे उस लेक्चर्स में हम लोग इन बेसिक्स चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। जो हम लोग पॉलिटी का ये जो क्लास ले रहे हैं इसमें बेसिक जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इन सारे के बारे में आज बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पहले लेंगे। मेरा नाम निशांत श्रीवास्तव है, आपके साथ हम लोग पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गवर्नमेंट सिस्टम की। अगर मैं गवर्नमेंट सिस्टम की बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट को अगर मैं बोलूं तो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को अगर हम लोग देखते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, एक सेंटर और दूसरा स्टेट, यानी कि ये केंद्र हो गया और ये राज्य, सेंटर एंड स्टेट्स में। अगर मैं बात करूं इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के सेंटर एंड स्टेट, अगर सपोज करो ये 2 लेयर में गवर्नमेंट बनाई गई है और इन लेयर ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई लॉ, इनका मेन वर्क क्या होता है गवर्नमेंट का मेन वर्क होता है टू मेक लॉ, कानून बनाना। अगर मान लो कि लॉ बनाना है, गवर्नमेंट को कोई कानून बनाना है, और अगर गवर्नमेंट कानून बनाने के लिए अगर इन दोनों के बीच में सेंटर और स्टेट, अगर 2 लेयर ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों लेयर ऑफ गवर्नमेंट में अगर इनके पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच में हमेशा आपस में क्लैश होते रहेंगे। जब भी कोई इंपॉर्टेंट कानून बनाना है जिसमें कोई जिम्मेदारी, कोई किसी तरह की लायबिलिटीज हो, तो दोनों एक दूसरे पे टाल देंगे, भाई तू कानून बना। ये बोलेगा कि भाई तू कानून बना, मैं ही कानून बनाऊंगा, तू क्या करेगा। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इनको और इनको दोनों को काम दिया कि तुम्हारा काम है लॉ बनाना, तुम्हारा काम है लॉ बनाना। इन्हें लॉ बनाने के लिए सेंटर को एक लिस्ट दी गई और उसी लिस्ट को हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं संघ सूची। इस लिस्ट में किया गया, इस लिस्ट में जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें थी, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें जैसे कि मैं बात करूं सिटीजनशिप, अगर मैं बात करूं पासपोर्ट, अगर मैं बात करूं वीजा, अगर मैं बात करूं आर्मी, इस तरह की जितनी भी चीजें थी इन पे लॉ बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई, वो दे दी गई सेंटर को। सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज ऑन दिस सेंट्रल लिस्ट, यानी कि यूनियन लिस्ट। अब अगर इस यूनियन लिस्ट की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आज के दिनों में इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, इन नंबर्स में हैं। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, जिस समय मैं आप लोगों को शेड्यूल पढ़ाऊंगा उस शेड्यूल के समय में मैं बताऊंगा कि इस 97 नंबर्स में क्या होता है और टोटल में क्या होता है। मैं जब शेड्यूल बताऊंगा तो इस समय में आगे की चीज़ों को डिस्क्राइब ज़रूर करूंगा। दूसरी चीज़ अगर मैं बात बताऊं बच्चों, तो उसी तरह एक स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को एक लिस्ट दी गई, उस लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट। और इस स्टेट लिस्ट में लोकल इंपॉर्टेंस की जितनी भी चीजें थी, यानी कि जितनी भी चीजें किसी स्थानीय महत्व की थी, लोकल इंपॉर्टेंस की थी, वो सारी चीजों को इस स्टेट लिस्ट के अंतर्गत रख दिया गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत, अगर मैं बात करूं लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, इन सब चीजों पे लॉ बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको दे दी गई, स्टेट्स को दे दी गई। कहा गया कि आप इन सारी लोकल इंपॉर्टेंस की चीजों पे लॉ को फॉर्म करेंगे। एक और लिस्ट बनाई गई बच्चों, जिस लिस्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। और इस कॉन्करेंट लिस्ट में किया गया सेंटर और स्टेट दोनों को कहा गया कि आप भी लॉ बनाइए और आप भी लॉ बनाइए। जैसे कि अगर मैं बात करूं एनवायरमेंट की, यानी कि पर्यावरण, आज के दिनों का जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है, अगर आपने देखा होगा तो जो पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं उस पर लॉ सेंटर भी बनाता है और स्टेट भी बनाता है। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चल रहा है एनजीटी का। तो एनजीटी जो है, एनजीटी जब लॉ बनाती है तो उस एनजीटी का लॉ
सेंटर लेवल पे वैलिड होता है। तो इन्वायरमेंट पे अगर मैं बात करूं, एजुकेशन सिस्टम पे, इन्वायरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। अगर आपने देखा होगा एजुकेशन पे सेंटर भी लॉ बनाता है, और सेंटर ने इस एजुकेशन पे लॉ बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसे हम लोग सीबीएसई कहते हैं। पूरे नेशन वाइड जितने भी पूरे भारत में है, पूरे भारत में जहां भी कोई भी स्कूल्स हैं 10th और 12th और इस सारी स्कूल्स को अगर मैनेज करने का अधिकार है, तो देख रहे हैं कि एजुकेशन के मामले में सीबीएसई उसको मेंटेन कर रही है। अगर मैं उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो स्टेट में हर स्टेट का अपना अपना एक बोर्ड होता है। आपने जितने भी स्टेट्स देखे होंगे हर स्टेट्स के एक बोर्ड होते हैं। जैसे आप बात करते हैं हरियाणा का हरियाणा बोर्ड होगा, यूपी का यूपी बोर्ड होगा, बिहार का बिहार बोर्ड होगा, झारखंड का झारखंड बोर्ड होगा, गोवा का गोवा बोर्ड होगा। इसका मतलब है कि 10th और 12th के बेसिस पे सेंटर भी लॉ फॉर्म कर रहा है और स्टेट भी लॉ फॉर्म कर रहा है। अगर कोई ऐसा मैटर हो जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ फॉर्म करे, उसी को हम लोग किस लिस्ट में रखते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में रखते हैं। और इस कॉन्करेंट लिस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? समवर्ती सूची। आज के दिनों में एक आपने सुना होगा मैरिज एंड डाइवोर्स, इन दोनों को भी इसी कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। मैरिज एंड डाइवोर्स का मामला जो होता है वो भी अगर हम लोग बात करें, सिविल मैटर्स के कुछ मामले होते हैं, उनको भी हम लोगों ने किस में रख रखा है? इस कॉन्करेंट लिस्ट में रख रखा है। अब अगर मैं बात करूं इस कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ कौन कौन फॉर्म कर सकता है? सेंटर भी लॉ फॉर्म कर सकता है और स्टेट भी लॉ फॉर्म कर सकता है। अगर मैं बात करूं सेंटर और स्टेट की, कि सेंटर और स्टेट लॉ फॉर्म कर रहे हैं, कई बार ये हो सकता है बच्चों कि इन दोनों के लॉ के बीच में आपस में किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए। लॉ है, एक ये भी लॉ बना रहा है, ये भी लॉ बना रहा है, तो हो सकता है कई मामलों में इन दोनों के बीच में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए। अगर इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का लॉ को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन होता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, तो फिर क्या किया जाता है? तो जो सेंटर का लॉ है, जो केंद्र का कानून है, वो वैलिड हो जाएगा, और जो स्टेट का कानून है वो स्टेट का कानून को सुपरसीड कर दिया जाएगा, यानी कि उस स्टेट के कानून को नल एंड वॉइड बना दिया जाएगा, और सेंटर का जो लॉ होगा वो सेंटर का लॉ वहां पे वैलिड होगा और सेंटर के लॉ को मान्यता दी जाएगी। अब देखो, इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट सेंटर, इन दोनों जो यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो दोनों लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, उन दोनों लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या कर रहा है? उन दोनों लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में वो एक पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि इन दोनों के अधिकारों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर कोई इस तरह का लॉ होता है, कोई इस तरह का गवर्नमेंट सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को हम लोग फेडरेशन कहते हैं, जिसको हम लोग संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। फेडरेशन का एक सबसे बड़ा मेजर अगर मैं बोलूं पॉइंट और मेजर कैरेक्टरिस्टिक बोलूं, तो वो ये होता है कि जितने लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होंगी, उन लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में सेंटर हो या स्टेट हो, इन दोनों के बीच में पावर को एक्सक्लूसिवली डिफाइंड एंड डिराइव किया गया होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर लिस्ट बनाया गया है, स्टेट लिस्ट बनाया गया है और कॉन्करेंट लिस्ट बनाया गया है। इट मीन्स इट इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट, मैंने जैसा कि अभी अभी आप लोगों को बताया, गवर्नमेंट क्या होती है? तो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट इज नथिंग बट एन इंस्टीट्यूशन। ये कैसी इंस्टीट्यूशन है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंस्टीट्यूशन लॉ को बना रहा है, यानी कि कानून को बना रहा है। अब अगर मैं बात करूं, यहां पे एक क्वेश्चन उठ करके आएगा कि गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या कारण है गवर्नमेंट का? ये सारे इतनी जितनी चीज़ें बनाई गई, सेंटर बनाया गया, स्टेट बनाया गया, एक कॉम्प्लेक्सिटी की गई पूरी के पूरे। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स बनाया गया, तो इसके बनाने के पीछे रीज़न क्या है? तो गवर्नमेंट का अगर मैं बेसिक फंडा बोलूं कि क्या कारण है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में क्या करती है? गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के जो भी वहां के सिटीजन होंगे उनके राइट को प्रोटेक्ट करेगी, यानी उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। गवर्नमेंट का सिर्फ एक मेजर काम होता है, जो अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक वर्क ऑफ गवर्नमेंट इज व्हाट? बेसिक वर्क ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक लॉ टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या किया जाता है? एक गवर्नमेंट को बनाया जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो दो लेयर ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सेंटर की और स्टेट की, तो इन दोनों लेयर ऑफ गवर्नमेंट में कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इंस्टीट्यूशन क्या करे? इसके और इसके लिए लॉ को फॉर्म करे,
अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि सेंटर और स्टेट के बीच में दो लेयर ऑफ गवर्नमेंट है और दोनों लेयर ऑफ गवर्नमेंट क्या कर रही हैं, लॉ को फॉर्म कर रही हैं, तो मैं सेंटर की अगर बात करूं तो इसी सेंटर पे लॉ फॉर्म करने के लिए निर्माण किया जाता है पार्लियामेंट का, जिसको हम लोग कहते हैं संसद। पार्लियामेंट इज व्हाट? पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन, इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज। ये कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। और ये किस विषय पे कानून बना रही है? सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची और समवर्ती सूची पे अगर कोई कानून बना रहा है तो वो कौन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वहां पे कौन सा इंस्टीट्यूशन काम कर रहा होता है? पार्लियामेंट। अगर मैं बात करूं उस समय पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट की अगर मैं बात करता हूं तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से मिलकर करके पार्लियामेंट बनता है। फर्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूं तो इट इज राज्यसभा। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं तो इट इज लोकसभा। और अगर मैं तीसरे बात की बात करूं तो दिस इज द प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों से मिलकर के ही पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होगा। अगर कोई भी लॉ बनेगा तो उस लॉ को बनाने के लिए राज्यसभा, लोकसभा और द प्रेसिडेंट, जब तक इन तीनों का कंसर्न नहीं होगा किसी भी विषय पे लॉ नहीं बनाया जा सकता है इन कंडीशन ऑफ यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपने अगर रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस का अगर देखा होगा, पिछले लास्ट ईयर में अगर 10-15 सालों का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखा होगा, गो थ्रू किया होगा, तो उसमें हमेशा देखा होगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद कितने अंगों से मिलकर के बनती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड विद, या संसद का निर्माण होता है, तो हमेशा आंसर क्या होगा? राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट, यानी राज्यसभा, लोकसभा एवं प्रेसिडेंट से मिलकर करके किसी भी इसका निर्माण होता है। अगर मैं बात करूं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की, तो एक मैं सिंपल सा एक ट्रिकी क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड विद, यानी संसद का निर्माण होता है। और जब भी आप देखेंगे एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसमें कुछ ट्रिकी आंसर्स होते हैं। आपने देखा होगा कई बार ट्रिकी आंसर्स होंगे, जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा है कि पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड विद, यानी संसद का निर्माण होता है, और इसमें ऑप्शन अगर मैंने दे दिया राज्यसभा ओनली, अगर बी ऑप्शन मैंने दे दिया लोकसभा ओनली, अगर मैंने सी ऑप्शन दे दिया राज्यसभा एंड लोकसभा ओनली, और अगर मैंने डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो व्हाट शुड बी द आंसर? क्या इसका आंसर होना चाहिए? आप लोग प्लीज बता सकते हैं? आप लोग इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ज्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या ऑप्शन में मार लेते हैं? ऑप्शन में ज्यादातर बच्चे राज्यसभा, लोकसभा ये दोनों को बता देते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा, क्योंकि उन्हें कई बार लगता है कि जो प्रेसिडेंट है ये प्रेसिडेंट गलती से लिखना छूट गया होगा, हो सकता है कि एग्जामिनर ने कोई गलती कर दी हो। बिल्कुल नहीं, ये डेलिब्रेट आंसर है, ये डेलिब्रेट आंसर है जिसमें पूछा जाता है, तो इसमें सीधा सीधा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, बिकॉज विदाउट एनी प्रेसिडेंट, विदाउट प्रेसिडेंट कंसर्न कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता। नन ऑफ दिस, वेरी गुड, सारे बच्चों ने नन ऑफ दिस आंसर दिया, दैट इज वेरी गुड, गुड, बिल्कुल सही बच्चों। ये आंसर अगर आपने दिया है तो इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल वहां पे वही जाकर करके सही करेंगे, वेरी गुड। सी आंसर नहीं होगा बच्चे। मोहन, अगर आपने आंसर सी दिया है तो हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेसिडेंट के बिना कभी भी फॉर्मेशन नहीं हो सकता। किसी भी लॉ का फॉर्मेशन करने के लिए प्रेसिडेंट की आवश्यकता है, बिना प्रेसिडेंट के लॉ फॉर्म ही नहीं हो सकता। विदाउट प्रेसिडेंट कंसर्न कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता। अब अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों के इसकी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, अगर देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सी अगर मेरा ऑप्शन करना होता तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि हम लोगों को चीजों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देने पे पूरे का पूरा आंसर गलत हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर यही मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेस की बात होती तो ये राज्यसभा एंड लोकसभा हो जाती, यानी राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके, तो यानी हाउसेस की बात किया जाए तो दैट इज 2। लेकिन अगर बात किया जाए आपको
पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट की, तो पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट इज 3। पार्लियामेंट का पार्ट अगर पूछेगा तो आंसर विल बी 3, लेकिन अगर हाउस पूछेगा तो पार्लियामेंट का हाउस कितने होते हैं, दैट इज 2। अब देखो बच्चों, अब अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने के लिए स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेट में अगर मैं बात करूं तो स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं राज्य विधानमंडल, इस स्टेट लेजिस्लेशन की अगर मैं बात करूं तो ये स्टेट लेजिस्लेशन यानी राज्य विधानमंडल रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ बनाने के लिए। वो किस तरह का लॉ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बनाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मेन हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हम लोग विधानसभा कहते हैं, और ये गवर्नर के साथ मिलकर करके यानी कि राज्यपाल के साथ मिलकर करके लॉ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टेट्स, भारत के 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें एक और हाउस बनाया गया है, दिस इज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसी को हम लोग कहते हैं विधान परिषद। बेसिकली बच्चों, जो विधान परिषद यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये एक ऐसा हाउस है जो हाउस एडवाइजरी नेचर का है। एडवाइजरी नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ किसी चीज को एडवाइस कर सकता है, इसको रियल पावर नहीं दिया गया है। ऑल्दो इट इज अपर हाउस, ये एक उच्च सदन है, मगर फिर भी इसको अधिकार नहीं दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं स्टेट लेजिस्लेशन की, तो स्टेट लेजिस्लेशन किस विषय पे लॉ फॉर्म कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेशन लॉ फॉर्म कर रहा है स्टेट लिस्ट पे। जो स्टेट लिस्ट ज्यादातर जुड़ा हुआ किस चीज से रहता है, लोकल इश्यूज यानी कि सामान्य जो साधारण प्रशासन है उससे जुड़ा हुआ रहता है। अगर उसमें भी आप कॉम्प्लेक्सिटी, लोकसभा राज्यसभा इस तरह के 2 हाउसेस की कॉम्प्लेक्सिटी कर देंगे तो कई बारी क्या क्लियर होगा बच्चों, कई बारी होगा कि लॉ बनाते समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथ नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आपको बात किया जाए तो यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली को मेन पावर दिया गया है विद गवर्नर, जो कि लॉ को फॉर्म करती है। अब अगर मैं बात करूं, ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब अगर मैं बात करूं इन सब चीजों की, तो आपने देख लिया कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेशन क्या होता है। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। और अगर स्टेट की बात करूं तो इसमें मेनली हाउस कौन सा है, लेजिस्लेटिव असेंबली। आप लोगों में से सारे लोगों ने एक वर्ड कई बार नाम सुना होगा, उसको हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरी, जिसको हम लोग कहते हैं संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। बेसिकली देखो, पार्लियामेंट का काम क्या है, टू मेक लॉ यानी कानून बनाना। वो किस सब्जेक्ट में कानून बना रही है, यूनियन लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे। वहीं मैं अगर स्टेट की बात करूं तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस सब्जेक्ट पे लॉ बना रही है, वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल इश्यूज पे लॉ बना रही है, यानी कि स्टेट लिस्ट पे लॉ का फॉर्मेशन कर रही है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों संघ शासित प्रदेश की, तो यूनियन टेरिटरी भारत के 7 ऐसे प्लेसेस है, 7 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे यूनियन टेरिटरी है, यानी कि वहां पे स्टेट लिस्ट पे लॉ का फॉर्मेशन सीधा सीधा कौन कर रहा है, पार्लियामेंट, यानी संसद उस विषय पे लॉ बना रही है जो कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अगर आपको बात करूं तो स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का राइट स्टेट को है, लेकिन वहां पे सेंटर लॉ फॉर्म कर रही है स्टेट लिस्ट पे, उसी को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जो 7 यूनियन टेरिटरीज होते हैं। इज इट ओके टू यू ऑल? ओके, अब देखो बच्चों, मैं अगर बात करूं कि लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हुआ, एक हाउस हुई, ऐसा हाउस जो कि स्टेट लिस्ट पे लॉ को फॉर्म कर रहा होगा। अगर मैं बात करूं स्टेट लिस्ट पे लॉ को ये लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म कर रही है, तो भारत में अगर मैं पूछूं कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, देयर आर हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया, कितनी होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली अगर इंडिया की मैं बात करूं तो 29 तो लेजिस्लेटिव असेंबली जरूर होगी। क्यों? क्योंकि 29 स्टेट्स हैं। एक लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली पौंडीचेरी में है। टोटल 31 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। क्योंकि यूनियन टेरिटरी में नॉर्मली लॉ का फॉर्मेशन का राइट सीधा सीधा किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। बट 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं 7 में से जिसमें लॉ का फॉर्मेशन कर रही होती है कौन, पार्लियामेंट।
और पार्लियामेंट लॉ का फॉर्मेशन कर रही होती है, तो इसलिए वहां पे क्या किया जाता है, यूनियन टेरिटरी में ऑब्वियस सी बात है कि पार्लियामेंट लॉ को फॉर्म कर रही है। दो में क्यों किया गया है, तो देखो अगर मैं सबसे पहले दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली की अगर आप बात करते हैं तो दिल्ली की एक थोड़ी सी यूनिक चीज है। दिल्ली में क्या एक चीज है बच्चे, कि दिल्ली नेशनल कैपिटल भी है। इफ दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल यानी राष्ट्र की राजधानी भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्र की राजधानी होने के कारण यहां पे सेंटर के पास ऑलरेडी बहुत सारे वर्क असाइंड है, बहुत सारे वर्क असाइंड है इसके पास में। अगर मैं बात करूं तो वर्क बहुत सारे असाइन है, प्लस दिल्ली का एरिया और पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हो तो दिल्ली का एरिया और पॉपुलेशन, दोनों एरिया और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो यहां के सिविल मैटर्स को देखते हुए किया गया, दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर्म किया गया। अगर मैं बात करूं दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो चूंकि दिल्ली प्योर एक स्टेट नहीं है, कई बार आपने नाम सुना होगा, कई आजकल इधर बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। क्या चर्चा चल रही है कि दिल्ली को बहुत सारे अधिकार क्यों नहीं दिए गए हैं। अगर आप देखते होंगे तो इधर डेली डिबेट्स भी चल रहे होते हैं। कई बार आप देख रहे होते हैं कि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में आपस में क्लैशेस हो रहे होते हैं कि दिल्ली को आपने पूरे अधिकार क्यों नहीं दे दिए। तो देखो बच्चों, ये दिल्ली नेशनल कैपिटल भी है। बीइंग अ नेशनल कैपिटल, अगर ये नेशनल कैपिटल है तो जो इंटरनेशनली जितनी भी हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ होने चाहिए, दिल्ली में होने चाहिए। अगर वो दिल्ली में नेशनल हेडक्वार्टर्स भी होंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर का सब्जेक्ट है और जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, इसलिए दिल्ली को पूरी तरीके से अधिकार नहीं दिया जा सकता। किसी क्षेत्र को संघ शासित कैसे घोषित करते हैं, तो देखो बच्चों, अगर आप बात करते हैं किसी क्षेत्र को संघ शासित कैसे घोषित करते हैं, तो जब सेंटर अगर बात करें तो स्टेट के रिफॉर्मेशन का राइट हमेशा सेंटर के पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। तो पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा क्षेत्र हो जिस क्षेत्र को लेकर करके दो स्टेट्स या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में किसी तरह का विवाद हो रहा हो, या कोई ऐसा क्षेत्र हो जिस क्षेत्र पे डायरेक्ट किसी स्टेट को अधिकार नहीं दिया जा सकता, जैसे कि तुम बात करते हो पौंडीचेरी की या बात करते हो चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में आपने देखा होगा पंजाब भी क्लेम कर रहा था और क्लेम कर रहा था हरियाणा भी। तो इसलिए उसको क्या किया गया, उसको एक अलग से यूनिट बना दिया गया और उसका नियंत्रण सीधा केंद्र ने अपने पास ले लिया और बाकी उनको दोनों जगहों को कर दिया गया कि आप लोग अपने अपने हेडक्वार्टर्स रखिए, लेकिन चंडीगढ़ किसी के पास में नहीं आएगा। इज इट ओके टू यू ऑल? ओके, अब दिल्ली को मैंने बता दिया बच्चे कि यहां पे क्या बनाया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है। इस दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया गया है, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरा अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए अधिकार नहीं दिया गया है क्योंकि एक तो सबसे पहले यह जान जाइए कि जो दिल्ली है वो दिल्ली नेशनल कैपिटल है, और नेशनल कैपिटल होने के कारण वर्ल्ड के साथ में जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे वो दिल्ली से डील हो रहे होंगे, इसलिए इसको पूर्ण राज्य का दर्जा अभी नहीं दिया गया है। दूसरी बात मैं करूं पौंडीचेरी की। कई बारी बच्चों का प्रश्न होता है, आप लोगों में से भी कई बारी चीज समझ में आ रहा होगा, कई बारी चीजों को आप समझ रहे होंगे कि भाई क्यों जो पौंडीचेरी तो इतना छोटा सा है, वहां पे तो इवन अगर हम लोग बात करें कि छोटा सा इतना है कि वहां जो किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मिनिमम सदस्यों की संख्या 70 होती है, उस 70 मेंबर्स भी नहीं हो पा रहे, फिर क्यों जरूरत पड़ी पौंडीचेरी को बनाने की? भाई क्या कारण था पौंडीचेरी को बनाने का? तो देखो पौंडीचेरी के बच्चों बड़ा ही यूनिक सी स्थिति है। अगर मैं बात करूं आपको भारत की, तो भारत में पौंडीचेरी 3 अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है, केरल में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 3 अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगर मान के चलो कि अगर सेंटर ने कोई भी लॉ फॉर्म करना है तो क्या करेगी, ये 3 अलग अलग जगहों पे उसको अपना पूरे का पूरा सारी चीजों को रखना पड़ता, इसलिए उसने सीधा सीधा क्या किया, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी और इसी से इसको और इसको कंट्रोल करने लगी। इससे क्या हो गया, जो पौंडीचेरी 3 अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ था, उन तीनों अलग अलग क्षेत्रों का प्रशासन लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में पहुंच गया। इज इट ओके टू यू ऑल बच्चों? ठीक है, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को एक इलेक्शन प्रोसीजर समझाता हूं। होता क्या है बच्चे कि इलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो यह बड़ा ही टेक्निकल लगता है। कई बारी चूंकि छात्रों से इंटरेक्शन होता है, अगर मैं बात करूं आप लोगों को तो ऑलमोस्ट 2 डिकेड हो गए, 20 वर्ष लगभग हो गए हमें पढ़ाते हुए। तो 20 वर्षों के अंतर्गत अगर मैंने देखा तो क्या मैंने बात किया, मैंने ये देखा कि जो ये कई बारी बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं कि सर
राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा का इलेक्शन का मतलब क्या होता है? तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट, बड़ा ध्यान से इस चीज को समझना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं और स्टेट की बात करूं तो पार्लियामेंट में हाउस कितने हो गए बच्चों? 2, राज्यसभा और लोकसभा। और अगर स्टेट की बात करूं तो इसमें मेन हाउस कौन सा है? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर मैं देखूं तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास सिर्फ और सिर्फ किस विषय पे कानून बनाने का अधिकार है? राज्य सूची के विषय में। अब जितने भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी उन सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास में कोई ना कोई नॉर्मल सीट्स होंगी। मैं एक एग्जांपल उठाता हूं, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीट्स हैं, 70 सीट हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। इन 70 लोगों को किसने चुना? हम लोगों ने चुना। हम लोगों ने इन 70 लोगों को क्यों चुना बच्चों? हम लोगों ने इन 70 लोगों को चुना कि हम लोगों के लिए ये क्या करेंगे? ये हम लोगों के लिए लॉ फॉर्म करेंगे। किस सब्जेक्ट पे ये लॉ फॉर्म कर रहे हैं? स्टेट लिस्ट एंड करेंट लिस्ट फॉर दिल्ली। हमारे ये कंप्यूटर महोदय थोड़ा सा भी नाराज से चल रहे हैं लगता है, खैर कोई बात नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो ये दिल्ली में जो 70 मेंबर्स हैं, इन 70 मेंबर्स का इलेक्ट कौन करता है बच्चों? इन 70 मेंबर्स को जो इलेक्ट किया जाता है, इन 70 मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो कौन करता है? दिल्ली की जनता करती है। दिल्ली की जनता ने इन 70 मेंबर्स को क्यों चुन करके भेजा? ताकि ये लॉ फॉर्म करें। किस सब्जेक्ट पे ये लॉ फॉर्म करेंगे? ये सब्जेक्ट पे फॉर्म करेंगे स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट अबाउट दिल्ली। अब अगर मैं बात करूं राज्यसभा और लोकसभा, दिल्ली में राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 7 सीटें हैं। 3 सीट्स हैं राज्यसभा में और 7 सीट्स हैं लोकसभा में। अब पहले मैं लोकसभा की बात करूं, सपोज करो दिल्ली के किसी क्षेत्र में लोकसभा का इलेक्शन हो रहा हो, किसी भी एक क्षेत्र को मैंने उठा लिया, उस क्षेत्र में लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। मिस्टर ए, बी एंड सी, ये 3 लोग इस चुनाव को कर रहे हो, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो इन तीनों को इलेक्ट कौन करेगा? तो इन तीनों को इलेक्शन करने के लिए जो वोट देगा वो दिल्ली की जनता देगी। इस क्षेत्र की जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां की जनता इन तीनों को वोट देगी। सपोज करो 50% लोगों ने इन्हें वोट दिया, 30% ने इन्हें वोट दिया और 20% ने इन्हें वोट दिया। हु विल बी द विनर? ए। कहां जाएगा? लोकसभा में। और किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिल्ली की इस सीट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में जो प्रतिनिधि हैं, जो जितने भी मेंबर्स हैं, उनको इलेक्ट कौन करेगा? दिल्ली की जनता वोट करेगी, या जहां भी वो चुनने जा रहे हैं वहां की जनता वोट करेगी। अब हम आता हूं राज्यसभा, बड़ा ही टेक्निकल है। राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में दिल्ली में कितनी सीट्स हैं? 3 सीट्स हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली, तो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? 70 सीट्स हैं। जब भी राज्यसभा में इलेक्शन होगा, सपोज करो दिल्ली के किसी क्षेत्र में राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अब इनको कभी भी दिल्ली की जनता वोट नहीं करेगी। बट दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स कितने हैं? 70। अब ये 70 मेंबर्स इसको वोट कास्ट करेंगे। सपोज करो ए को 40 ने वोट दिया, 20 ने वोट दिया वाई को और इसको 10 ने। हु विल बी द विनर? एक्स। कहां जाएगा? राज्यसभा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिल्ली को। कहने का मतलब जब भी इस राज्यसभा में इलेक्शन होगा तो इस राज्यसभा के इलेक्शन में उस पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली वोट कास्ट करती है। हमेशा उस प्लेस की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, दे विल कास्ट देयर वोट। अब अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में देखते हो कि 5 राज्यसभा सीट्स है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 मेंबर्स हैं। तो जब भी इन 5 पे इलेक्शन होगा, कौन वोट कास्ट करेगा? ये 90 करेंगे। अगर मैं बिहार की बात करूं तो 16 अगर मैं बात करूं तो सीट्स है राज्यसभा की, और 243 सीट्स अगर मैं बात करूं तो लेजिस्लेटिव असेंबली की। जब भी इन 16 पे इलेक्शन होगा, दीज 243 विल कास्ट देयर वोट। ये 243 लोग इन 16 लोगों को चुनेंगे। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, 31 और 403 है। जब भी इन 31 पे इलेक्शन होगा, 403 विल कास्ट देयर वोट। ये 403 लोग उनको वोट कास्ट करेंगे और जिनको वो चुनेंगे फिर वो लोग जाकर के कहां रिप्रेजेंट करेंगे? राज्यसभा को रिप्रेजेंट करेंगे। आई सपोज ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो
अगर मैं बात करूं बच्चों, अब यहां पे एक क्वेश्चन कई बार उठ करके आता है कि व्हाट इफ देयर इज मोर देन 1 सीट्स, अगर एक से अधिक सीटों पे चुनाव हो रहा है तो क्या होता है। तो देखो बच्चों, 2 टर्म होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और दूसरा होता है वोट वैल्यू। इस वोट वैल्यू और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में मैं बेसिकली आपको तब बताऊंगा जब मैं प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का हमारा बहुत लंबा सा चैप्टर होगा जिसमें हम लोग उनके इलेक्शन, उनको वोट कैसे कास्ट किया जाता है। ऑब्वियसली वोट डालने तो नहीं जाएंगे हम लोग, वोट तो वही लोग डालेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज डालेगा, लेकिन उनको चुना कैसे जाता है इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा जिसमें मैं इनके बारे में जरूर से बताऊंगा। अब अगर मैं देखूं बच्चों, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या देख लिया, राज्यसभा में जब भी इलेक्शन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करेगी, जबकि लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन होगा तो पब्लिक यानी कि हम लोग वोट कास्ट करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों? क्योंकि ये कहां के मेंबर हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्हीं को हम लोग विधायक जी कहते हैं। जी लगाना जरूरी होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें। विधायक हैं, थोड़ा सा कई बार नाराज हो सकते हैं जी नहीं लगाने से, तो विधायक जी होते हैं। इन विधायक जी को हम लोग क्यों चुन करके भेजते हैं, हमारे लिए कानून बनाना। कानून तोड़ते अवश्य हैं लेकिन कानून बनाते भी वही हैं। तो कानून बनाने के लिए उन एमएलएस को चुना जाता है। अब वो किस सब्जेक्ट पे कानून बना रहे होंगे, तो वो सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट होगा, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा बच्चों किसका पार्ट है, पार्लियामेंट का। तो जो भी सदस्य लोकसभा के होंगे ऑटोमेटिकली किसके मेंबर हो जाएंगे, पार्लियामेंट के। तो इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी तरह जो राज्यसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों हाउस है पार्लियामेंट के, तो राज्यसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी सदस्य राज्यसभा में चुने जाएंगे उनको भी हम लोग क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन्हीं को हम लोग सांसद कहते हैं। और ये जो सांसद होते हैं बच्चों, इनका भी काम है लॉ बनाना। अब ये लॉ किस चीज पे फॉर्म कर रहे होंगे, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची पे और समवर्ती सूची पे। जबकि ये किस चीज पे लॉ फॉर्म कर रहे होंगे, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जबकि ये किस चीज पे लॉ फॉर्म कर रहे होंगे, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ऑब्वियसली राज्यसभा के मेंबर को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और लोकसभा के मेंबर को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। जबकि इनके सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखो बच्चों, अब ये तो हो गया हाउस सिस्टम, हम लोगों ने चुन लिया, लोगों को भेज दिया कि जाइए आप लोग माइक तोड़िए, कुर्सी पे उठा पटक मचाइए, सारा काम कीजिए, ये तो हम लोगों ने भेज दिया। अब गवर्नमेंट यानी कि शासन कैसे चले, तो देखो इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक सबसे बड़ी ब्यूटी है बच्चों, कई बार हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, नॉर्मली क्रिटिसिज्म तो खैर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के नाम पे हम लोग हर चीज़ों का मिसयूज करने लगे हैं और मिसयूज करते हैं, करना चाहिए, इतने राइट्स दिए गए हैं तो इतने तो मिसयूज होना बनता है। खैर चलो, अगर मैं बात करूं आपको गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स हैं और इनके क्या क्या काम हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है। देखो, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की यानी कि शासन की, तो भारत में शासन के 3 पार्ट्स बनाए गए हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन के 3 अंग बनाए गए हैं। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेशन, इसी को हम लोग कहते हैं विधायिका। दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एग्जीक्यूटिव, यानी कि बेटा इसको हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। और थर्ड पार्ट का नाम क्या है बच्चों, जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका। ठीक है,
अब देखो, अब अगर मैंने बता दिया कि यहां पे गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अगर आपने देखा तो इन तीनों का काम, तो इन तीनों का भी काम बहुत जस्टिफाइड किया गया और बताया गया कि आपको क्या क्या काम है। इनको सिर्फ एक काम दिया गया है, इनका काम दिया गया है टू मेक लॉ, यानी कि बच्चों कानून बनाना। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉ, इनका सिर्फ एक काम है कानून बनाना। कानून बनाने की सारी चीजें जो होती है बच्चों, ये किस चीज से जुड़ी हुई होती हैं? ये लेजिस्लेशन का पार्ट होती हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव का काम है टू इनैक्ट लॉ, यानी कानून को लागू करना। और अगर मैं बात करूं जुडिशियरी की, ये जुडिशियरी टू प्रोटेक्ट लॉ, यानी ये जो कानून इन्होंने बनाया है उस कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? इस जुडिशियरी को दी गई है। ठीक है। लेजिस्लेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉ। एग्जीक्यूटिव, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इनैक्ट द लॉ, वेयर एज जुडिशियरी टू प्रोटेक्ट द लॉ। कानून बनाना, कानून को लागू करना, कानून की रक्षा करना। इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया होगा कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको किसको दी गई है। कानून पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया गया है कि कानून, अगर मैं बात करूं लेजिस्लेशन की, तो लेजिस्लेशन का काम है कानून बनाना। सेंटर पे लॉ कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रही है। स्टेट पे लॉ कौन बना रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली बना रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और जबकि पार्लियामेंट के राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट मिलकर के ये लॉ बना रहे हैं। तो लेजिस्लेशन में मैं बात करूं सेंटर पे कौन होगा, तो सेंटर पे लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट होगा। वहीं अगर मैं बात करूं स्टेट में, तो स्टेट पे कौन होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। अब अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव कौन होता है? पहले ये मुझे बताओ। एग्जीक्यूटिव, किसी को अगर आइडिया हो कि एग्जीक्यूटिव कौन कानून को लागू करता है, आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कानून कौन लागू कर रहा होगा? हु आर इन द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन है? तो देखो बच्चों, होता क्या है, लेजिस्लेशन का काम सीधा सीधा सिर्फ बच्चे एक ही है, लॉ बनाना। तो लेजिस्लेशन लॉ को इनैक्ट नहीं कर रही। लॉ को इनैक्ट यानी कि कानून को लागू कौन कर रहा है? तो एग्जीक्यूटिव कानून को लागू कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं लेजिस्लेशन की, तो ध्यान से समझना, लेजिस्लेशन को भी हम लोग 2 भाग में बांट सकते, सॉरी लेजिस्लेशन नहीं, लेजिस्लेशन तो कानून बना दिया। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं एग्जीक्यूटिव की, तो इस एग्जीक्यूटिव को भी हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो गया परमानेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी। और दूसरा क्या हो गया? टेम्पररी, यानी कि अस्थायी। अगर मैं बात करूं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिल्कुल सही। देखो बेटा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे। यूपीएससी ऑफिसर, जज का काम कभी भी, अरुणिमा, जज का काम कभी भी कानून को लागू करना नहीं होता, वो सिर्फ लॉ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बेटा, वो सिर्फ लॉ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब देखो, पहले समझ लो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, यानी कि सरकारी पदाधिकारी हैं, दे विल बी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वही परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे। टॉप लेवल पे कौन होते हैं? आईएएस आईपीएस, जैसा कि आप लोगों ने बताया है अभी, जो भी टॉप लेवल पे होंगे आईएएस आईपीएस होंगे, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे। अगर मैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव का सबसे टॉप पोस्ट इंडिया की बात करूं, तो ये होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि कैबिनेट सचिव। ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है बेटा, यही कैबिनेट सेक्रेटरी टॉप प्राइम पोस्ट होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। आप सारे बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सारे बच्चे जब एसएससी में जाएंगे, एसएससी में जाने के बाद जैसे ही आप लोग पास करेंगे, आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा। जैसे किसी को हो सकता है बेटा कि एक्साइज मिले, किसी को हो सकता है कस्टम मिले, किसी को हो सकता है इनकम टैक्स मिले। इनकम टैक्स का नाम सुनते ही ज़्यादातर बच्चे के चेहरे पे एक अस्थाई सी मुस्कान आ जाती है कि अच्छा इनकम टैक्स, जो लोग अभी हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, सबसे पहले फाइल तो उन्हीं की खोलेंगे।
चाहे वो अंकल जी हो। अरे अंकल जी क्या समझते थे और आप क्या निकले, देखिए आपकी फाइल क्या कह रही है। खैर वो तो हम लोग को ज़रूर देखना चाहिए, और जो लोग अभी कर रहे हैं उन सब चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए, कभी भी एकदम भूलिएगा नहीं। ये सारी चीज़ें हमेशा बेटा याद रखने की होती है, उस समय में हम लोग देखेंगे। खैर तो जो अब आप एसएससी में जाएंगे, सपोज करिए आपको इनकम टैक्स मिला। इस इनकम टैक्स में आप क्या होंगे, आप एक अधिकारी होंगे, एक कर्मचारी होंगे। आपका काम क्या होगा, जो लॉ इन्होंने बनाया है उस लॉ को इनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई। You will be responsible to make laws, not make laws. You will be responsible to enact the law. तो आप क्या कहे जाएंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे, यानी कि स्थायी सदस्य होंगे, स्थायी कार्यपालिका के अंग होंगे। अगर मैं टेम्पररी एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो देखो बेटा, अभी अभी मैंने लेजिस्लेशन जब पढ़ाया था और सेंटर पढ़ाया था तो मैंने एक वर्ड यूज किया था पार्लियामेंट, और इसी में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया था। हम लोगों ने चुन के किसमें लोगों को भेजा था, इस लोकसभा में चुन के भेजा था। यानी हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारे प्रतिनिधि कहां पे जाकर करके बैठ रहे हैं, लोकसभा में। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा को, चूंकि मेरे प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, तो इनको अवश्य हम लोग को ज्यादा अधिकार देना होगा। तो लोकसभा में जिस भी पार्टी को या अलायंस को 50% प्लस 1 सीट मिले, उसके द्वारा एक फॉर्मेशन किया जाता है गवर्नमेंट का, यानी कि सरकार का। और यही गवर्नमेंट यानी जो सरकार होती है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव कही जाती है। दे आर नोन एज टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। व्हाई दे आर टेम्पररी, ये टेम्पररी क्यों हैं, तो ये टेम्पररी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हर 5 साल पे ये चेंज हो सकते हैं। आप चेंज नहीं होंगे, आप जब एक ही बार जब सीबीआई यूबीआई का रेड पड़ेगा तभी थोड़े दिनों के लिए जांच वांच की प्रक्रिया में पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो आप पढ़ेंगे तो आपका टिल रिटायरमेंट एकदम स्थायी कार्यपालिका के आप अंग रहेंगे। जबकि टेम्पररी हर 5 साल पर चेंज। आज ही देखो बजट हो रहा था तो बहुत सारे लोग, ये तो लास्ट बजट है, और अब की तो खैर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको देख करके आप लोग बोल रहे हैं कि ये तो कंप्लीटली गए। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के केस में हो सकता है जिनको लोकसभा में 50% प्लस 1 सीट है, वो सिर्फ 5 साल, जबकि आप परमानेंट के लिए हैं। क्लियर? इसको बंद करूं बेटा? हाँ ठीक, कुछ छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां नजर आ रही है। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अब अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की और एग्जीक्यूटिव की, तो पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको समझा देता हूं। चलो बेटा, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको समझाऊं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और इसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छात्रों का कहना होता है जी मंत्रिमंडल, कुछ छात्र कह रहे हैं मंत्री परिषद। तो अगर मैं बात करूं तो इसको कहेंगे क्या, एग्जैक्टली क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कई बच्चे बोल रहे हैं कि जी मंत्रिमंडल होगा। देखो बच्चों, इसको हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं। अब मंत्री परिषद कहते हैं, क्यों कह रहे हैं इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। अब देखो बेटा, मंत्री परिषद, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मैं कई बार बच्चों से ये प्रश्न पूछता हूं, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्यादातर बच्चे एकदम मुझे प्रैक्टिकल जवाब देते हैं कि जी 2 प्रकार के हम लोग तो ज्यादातर जानते हैं। कुछ मंत्री बहुत कुछ ईमानदार होते हैं और कुछ मंत्री बहुत ईमानदार होते हैं। खैर वो तो योग्यता की बात नहीं है, वो अलग सी चीज है। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं तो मंत्रियों के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे पहले जो मिनिस्टर होते हैं उनको हम लोग कैबिनेट रैंक्ड मिनिस्टर कहते हैं। इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, कैबिनेट रैंक्ड मिनिस्टर। दूसरे प्रकार के जो मिनिस्टर होते हैं उनको हम लोग स्टेट मिनिस्टर कहते हैं, जिसको राज्य मंत्री कहा गया। और तीसरे प्रकार के अगर मैं मिनिस्टर की बात करूं तो दे आर डेप्यूटी, यानी कि इनको हम लोग उपमंत्री कहते हैं, डेप्यूटी टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। अब अगर मैं बात करूं कैबिनेट, स्टेट और डेप्यूटी, ये तीनों में क्या क्या चीज होती है, तो देखो बेटा, इनका काम क्या है,
इस पूरे के पूरे लोगों का काम क्या है? टू इनेक्ट द लॉ, यानी कि कानून को लागू करना। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इनेक्ट द लॉ। अब अगर ये कानून को लागू कर रहे हैं तो अगर सबको बोला जाए जाओ कानून लागू करो, फिर क्या होगा? कोई भी कानून लागू ही नहीं कर पाएगा। क्यों? सब लोग कुछ कुछ जो मर्जी करेगा वो काम उठाएंगे, जो मर्जी करेगा वो काम नहीं उठा पाएंगे। सपोज करो, मैं कई बार छात्रों को एक एग्जाम्पल देता हूं कि सपोज करो आप लोग क्लास में हो और आज अगर सबने सोचा कि देखो हमारे जो छात्र हैं आज सारे छात्रों में एक ही बार ज्ञान का प्रकाश पुंज भर दिया जाए। चलो आज हम लोग हो सकता है कि ज्ञान का प्रकाश पुंज भरने की कोशिश करें और एक ही साथ सारे लोगों को, सारे छात्रों को बैठा दिया जाए। हिस्ट्री वाले सर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश सब एक साथ चीजें पढ़ा दी जाए और सारी चीजों को एक साथ कंप्लीट करवा दिया जा रहा है, तो क्या आपको चीजें समझ में आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। वाई? क्यों चीजें समझ में नहीं आ रही हैं? बिकॉज यहां पे सारा चीज मैश हो जाएगा। इधर आप देख रहे हैं क्या चीज मैश हो रहा है? मैथ्स हो रहा है, इधर देख रहे हैं तो रीजनिंग हो रहा है, इधर देख रहे हैं तो इंग्लिश बोल रहा है, भाई मैं भी यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी चीजें मैश हो जाएंगी। तो किया जाता है, एक एक टॉपिक एक एक आदमी उठा लेगा, एक एक टॉपिक एक एक आदमी उठा करके उसको क्या करेगा? अगर एलोबोरेट करेगा तो इट विल बी मोर इजियर टू लर्न। आपको चीजें समझनी आसान हो जाएगी। जैसे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी वाले सर ज्योग्राफी, मैथ्स वाले सर मैथ्स, इंग्लिश वाले सर इंग्लिश, इस तरह से सारे लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे होंगे तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। उसी तरह गवर्नमेंट को चलाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बांट दिया जाए, डिफरेंट डिपार्टमेंट बांट दिया जाए। जैसे सपोज करो डिफेंस एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए, रेलवेज एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए, उसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट बांट दिया गया। अब अगर बात बोलूं तो अगर देखा जाए तो जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो क्या होगा? उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, जिसको हम लोग बात करें हेड ऑफ डिपार्टमेंट की, तो यही हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज नोन एज कैबिनेट मिनिस्टर। जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आप रोड की बात कर सकते हैं, रेलवेज की बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर सकते हैं, वो सारे जो मिनिस्टर होंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, दे आर नोन एज मिनिस्टर कैबिनेट। अब अगर मैं बात करूं बेटा कि लॉ कैसे फॉर्म होगा, तो आप लोगों ने कई बार न्यूज सुना होगा, पीएम इज मीट विद कैबिनेट मिनिस्टर्स, देयर इज अ मीटिंग विद कैबिनेट, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिलकर करके किसी मीटिंग को कर रहे हैं और इसी मीटिंग से क्या निकलेगी? देयर विल बी पॉलिसी। ये जो पॉलिसी बनेगी वो किस में निकलेगी? पीएम और कैबिनेट को मिलाकर करके निकलेगी। अब अगर मैं बात करूं कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट इन दोनों को मिलाकर के अगर यूज कर रहे हैं तो इनसे क्या बन रहा है? पॉलिसी बन रहा है। पॉलिसी इज मेड बाय पीएम एंड कैबिनेट। Collectively, PM and Cabinet is known as Group of Ministers. इन्हीं को हम लोग मंत्रिमंडल कहते हैं। अब मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स ऑल रैंक्स ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, स्टेट and deputy, whereas in group of minister only cabinet ranked minister, means head of department is included. This head of department is headed by the PM. It is known as what? Who is appoint cabinet minister? Prime minister only. Prime minister appoint all kinds of minister. जितने भी ministers होंगे उनको appoint कौन करेंगे? ये cabinet minister हो, state minister हो, deputy हो, उनको appoint करेंगे president, but on the recommendation of prime minister. प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से उनको वो अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। एनीवे, तो मंत्रिमंडल यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इट इज सेट ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर, दैट इज कैबिनेट रैंक मिनिस्टर। यानी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, वेयर एज ऑल काइंड ऑफ मिनिस्टर्स आर नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद कहते हैं उसे। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब देखो बेटा, नो, पीएम इज नॉट अपॉइंटिंग द कैबिनेट मिनिस्टर। मनोज, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इज मेड बाय प्रेसिडेंट ओनली, प्रेसिडेंट ओनली। एनीवे, अब मैं बात करता हूं बच्चों स्टेट मिनिस्टर की।
तो देखो, अगर मैं बोलूं बेटा कि कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत सारे अगर तुम्हें छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना दिए जाए तो क्या लगता है कि कोई भी काम आसानी से होने लगेगा? जैसे मैंने कई बारी बात बोला है कि बच्चों, अगर सपोज करो एक रेलवे बड़ी सी मिनिस्ट्री है, और अगर रेलवे मिनिस्ट्री को 4 पार्ट में बांट दिया जाए और चारों पार्ट को अलग अलग कैबिनेट के पास भेज दिया जाए। एक का काम दे दिया जाए, भाई आपका काम है पूरी इंडिया में रेलवे लाइंस बिछाना, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना। एक का काम दे दिया जाए वैगन्स खरीदना, कि जी आपका काम है जितने भी वैगन्स आएंगे वो आप खरीदिए। और किसी को काम दे दिया जाए कि थर्ड एक बना दिया जाए कि भाई आप ऑपरेशंस देखिए, पूरी इंडिया में कहां कितनी रेलगाड़ियां चलेंगी, ये काम है आपको देखना। एक का काम दे दिया जाए कि भाई फाइनेंस आप मैनेज कीजिए। कहने का मतलब एक रेलवे को हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और उन 4 पार्ट्स में उनको हम लोग चेक कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह काम आसान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि सपोज कीजिए कि आपके पास ये 4 मिनिस्ट्री है। बहुत दिनों तक जब रेलवे लाइन नहीं बिछेगी और आपने पूछा भाई तूने रेलवे लाइन क्यों नहीं बिछाई, तो वहां पर से वो आएगा कि जी मैंने तो वैगन वाले डिपार्टमेंट में फाइल भेजी थी लेकिन अभी तक वहां से कुछ क्लियरेंस नहीं आया। आप वैगन वाले के पास जाएंगे, भाई तूने वैगन को क्यों अभी तक नहीं भेजा, तो बोलेगा क्या कि भाई हम लोगों ने सर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में फाइल भेजी है कि किस तरह की गाड़ियां चलानी है। आजकल गाड़ियां भी बहुत सारी हैं, पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, राजधानी है, दुरंतो है, शताब्दी है। बोलेगा जिस टाइप की गाड़ी चलेगी ऑपरेशन डिपार्टमेंट फाइल भेजेगा तभी तो उसके हिसाब से हम लोग वैगन मंगाएंगे। अगर आप तीसरी बात करते हैं कि अगर उनसे पूछेंगे भाई तूने वैगन क्यों नहीं मंगाया, तो वो बोलेगा जी हमने अपनी फाइल भेज रखी है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में। एक बार वहां से फाइल क्लियर होकर आएगी, फिर हम लोग देख लेंगे कौन सा चीज मंगाना है। आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि जी हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने तो कोटेशन के लिए भेज रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, एक छोटे छोटे अगर मिनिस्ट्रीज में बांट देंगे तो आपसी क्लैश के कारण वहां पे क्या हो जाएगा, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगी। और उस पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करने के लिए किया जाता, अगर इस कैबिनेट मिनिस्टर के साथ 4 लोगों को असिस्ट करने के लिए रख दिया जाता, ये 4 लोग अगर इसे असिस्ट करते तो क्या होता, वो काम आसानी से होना शुरू हो जाता या नहीं हो जाता। तो ऑब्वियस सी बात है, मंत्रिमंडल का दूसरा नाम है कैबिनेट मिनिस्टर। यस, मंत्रिमंडल इज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इसमें सारे कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट रैंक, एंड कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। मैंने यही बोला बेटा, कैबिनेट सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट रैंक के ऑल मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इज नोन एज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। एनीवे, अब मैं बात कर रहा था बेटा कि अगर इन 4 लोगों को इसके असिस्टेंस के लिए रख दिया जाता तो वो क्या करता, कैबिनेट मिनिस्टर बोलता चारों लोग अपनी अपनी फाइल लेके आओ, आज ही हम लोग इस चीज को प्रपोजल को तैयार करेंगे, और वो सारा प्रपोजल तैयार हो जाता। इसका मतलब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या करते हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। ये अपनी सारी रिकमेंडेशन किनको देंगे, इन कैबिनेट मिनिस्टर को। ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या करेगा, ये कैबिनेट मिनिस्टर इस प्रपोजल को यहां रखेगा और इससे क्या बनेगी, पॉलिसी बनेगी। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा कि क्या किया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, दे आर गिविंग assistance to cabinet ministers is giving this recommendation to group of ministers, ये जो मीटिंग हो रही है, and the policy is coming from them, और इसी से क्या निकल रही है, इसी से पॉलिसीज निकल रही हैं। See, अब क्या होगा, it means the state ministers are assisting cabinet ministers and cabinet minister give this recommendation to group of ministers and group of ministers is making a policy regarding this. Is it okay? Okay. Now, if I say, अगर मैं बोलूं कि स्टेट मिनिस्टर के बारे में, तो देखो बेटा, सबको स्टेट मिनिस्टर बनाने में भी एक प्रॉब्लम होगी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। सी, सपोज करो कि बहुत एक्सपर्ट हो, इफ देयर इज अ एक्सपर्ट एंड इफ वी अपॉइंट देम एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। आप अगर बात करेंगे तो इस स्टेट मिनिस्टर को, अगर आपने यहां पे कोई एक्सपर्ट है उसको आपने क्या बना दिया, स्टेट मिनिस्टर, तो वो तो अपनी सारी रिकमेंडेशन किसको दे रहा है, वो अपनी सारी रिकमेंडेशन इस कैबिनेट को दे रहा है। कई बार हो सकता है इसके रिकमेंडेशन को कैबिनेट मिनिस्टर समझ नहीं पाए और उसको यहां से डिलीवर ना कर पाए, तो क्या इसके एक्सपर्टीज का हम लोग फायदा उठा पाए,
नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि इसकी सारी रिकमेंडेशन तो यहां जा रही है और इस रिकमेंडेशन को इसने यहां पे थ्रो नहीं किया। तो इस कारण से कई बार क्या होता है कि इस स्टेट मिनिस्टर जो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था, उस एक्सपर्ट मिनिस्टर था, उस एक्सपर्ट मिनिस्टर को हम लोगों ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया, तो उसकी एक्सपर्टीज को हम लोग यूज नहीं कर पाए। तो किया जाता है, कुछ स्टेट मिनिस्टर्स को इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र प्रभार। ये क्या होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मगर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होंगे? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर से एसोसिएटेड बिल्कुल नहीं होंगे। दे विल नॉट रिपोर्ट टू कैबिनेट मिनिस्टर, बट दे विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर। ये सीधा किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर को। और ये प्राइम मिनिस्टर के बुलाने पे इस मीटिंग में भी जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? दे आर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बट due to independent charge they can attend this meeting and they are enjoying the privilege like a cabinet minister. They will get privilege like a cabinet minister, although they are ranked as state and with independent charge. If I say कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं आपको इसका, स्कूल में तो सब लोग पढ़े होंगे, कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं? 15% ऑफ लोकल हाउस, लोअर हाउस। बच्चों ये जो मिनिस्टर्स हैं, इस मिनिस्टर्स के बारे में हम लोग बताएंगे। अभी मैं आज सिर्फ आप लोग को बेसिक समझा रहा हूं, तो कल को मैं क्लास लूं तो क्लास के समय में आपको मालूम चले मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, डेप्यूटी क्या होता है, लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव क्या होता है। जब नेक्स्ट मैं क्लासेस में लूंगा तो उसमें सारा डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा, क्या होती है और कैसे कैसे सीट्स होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करेंगे तो उसमें पार्लियामेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा। ओके ओके अंकुर, विच टाइप ऑफ थिंग यू वांट टू रिपीट दिस? एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं बेटा। जैसे स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो क्लास में एक मॉनिटर होता है। क्लास मॉनिटर का काम क्या होता है? क्लास मॉनिटर जो हुआ, क्लास मॉनिटर एक स्टूडेंट ही होगा, उसी क्लास का एक स्टूडेंट होगा, उसी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर वो इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हुआ, वो एक स्टूडेंट हुआ, तो मॉनिटर बनने के साथ उसका कोई भी रैंक चेंज नहीं हो जाता है। स्टिल ही विल बी एक स्टूडेंट। ऐसा थोड़ी होगा कि अगर मान लो कि किसी स्टूडेंट को आपने मॉनिटर बना दिया तो आपने बोला कि भाई तुम तो मॉनिटर बन गए हो, भाई अब एक काम किया करो, रोज स्कूल मत आओ, कभी कभी स्कूल आया करो, और जब स्कूल आओ तो स्कूल आने के बाद आप यहां पे मत बैठा करो, आकर के कैंटीन में बैठा करो, एक आध चक्कर यहां लगा लिया करो, देखो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। वो एक स्टूडेंट होता है, सिर्फ उसको कुछ चीजें दी जाती हैं, वो चीजों को दी जाती है। ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंडिपेंडेंट चार्ज, तो अब तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि क्या चीज है। जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या हुआ? सारे स्टूडेंट्स हो गए। उस स्टूडेंट का जो मॉनिटर हुआ वो क्या कर रहा है? वो स्टूडेंट ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा स्पेशल प्रिविलेज दे दिया गया है। डायरेक्टली किसके साथ वो टच में है? वो डायरेक्टली आप देखते हैं क्लास टीचर के साथ टच में है, प्रिंसिपल के साथ टच में है, वाइस प्रिंसिपल के साथ टच में है, बट स्टिल ही इज द स्टूडेंट। उसी तरह अगर मैं स्टेट मिनिस्टर की बात करूं तो स्टेट मिनिस्टर सिर्फ कैबिनेट को रिपोर्ट करता है, जबकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज डायरेक्टली रिपोर्ट करता है पीएम को, और वो इस मीटिंग में भी आता है। दैट इज वाई ही इज नोन एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, एक और चीज का ध्यान रखना, यहां कई बारी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें किस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को लिया जा रहा है। तो देखो यहां स्टेट का मतलब 29 स्टेट्स की बात नहीं की जा रही है। यहां स्टेट डजंट रिप्रेजेंट दैट 29 स्टेट। यहां स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से लिया जा रहा है, सरकार को ही यहां स्टेट कहा जा रहा है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट का अगर मैं बात करूं, जो स्टेट के डेफिनेशन है, वही स्टेट ये है। तो इसका मतलब ये जो स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज है, इसके बारे में अब आप लोग समझ गए होंगे। एक हो गया कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, एक स्टेट रैंक मिनिस्टर, और स्टेट रैंक मिनिस्टर का ही एक पार्ट होता है जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट चार्ज कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा बच्चों। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुषमा स्वराज जी का नाम सुना होगा। सुषमा स्वराज जी क्या है? तो सुषमा स्वराज जी की अगर मैं बात करूं तो उस सुषमा स्वराज जी की अगर मैं बात करता हूं तो सुषमा स्वराज जी क्या हैं? मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और वो किस तरह के मिनिस्टर हैं? वो मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। वो क्या हो जाएंगी? कैबिनेट मिनिस्टर। आप लोगों में
कई बच्चों ने या सारे बच्चों ने लगभग नाम सुना होगा जनरल वीके सिंह का। जनरल वीके सिंह क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एक्सटर्नल अफेयर्स। वो डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करेंगे? पीएम को। इसीलिए आपने देखा होगा कि किस तरह से इन सब चीजों में उन्होंने कई बारी चीजों को इवैक्यूएट किया है, डायरेक्टली चार्ज लेकर के कई काम किया है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इज इट ओके टू यू ऑल बच्चों? ओके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ओके, अब अगर मैं बात करूं डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं? कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर डेप्यूटी सीएम या डेप्यूटी पीएम वाले हैं क्या? तो देखो बेटा, डेप्यूटी का यहां पे जो, अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करूं तो यहां डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं? दे आर नोन एज, कॉमनली दे आर नोन एज मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेप्यूटी मिनिस्टर। यानी कि इनको किसी भी तरह का कोई डिपार्टमेंट अलॉट नहीं होता है, किसी भी तरह का डिपार्टमेंट अलॉट नहीं होगा। जब जहां जरूरत होगी इनको यूज कर लिया जाएगा, दे विल बी यूज्ड। जैसे इसका क्यों रखा गया, क्यों डेप्यूटी मिनिस्टर का कंसेप्ट रखा गया? तो देखो बेटा, डेप्यूटी मिनिस्टर का कंसेप्ट इसलिए रखा गया क्योंकि कई बारी क्या होता है, अगर मैं बात करूं, कोई नया व्यक्ति चुन कर करके इस पार्लियामेंट और गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट बन जाता है। अब उसको बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया नहीं है, इनका काम है लॉ बनाना, किसी भी तरह की पॉलिसी बनाना। सपोज करो इन्होंने किसी भी तरह की पॉलिसी बनाई और अगर उनको कोई मिनिस्ट्री दे दी गई और वो उस चीज के बारे में अवेयर नहीं हो तो दे कैन मेक अ रॉन्ग डिसीजन, वो किसी गलत निर्णय को ले सकते हैं। यस, डेप्यूटी मिनिस्टर मीन्स विदाउट पोर्टफोलियो, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। यस विकास। तो अगर मैं बात करूं डेप्यूटी मिनिस्टर की, तो डेप्यूटी मिनिस्टर ट्रेनी टाइप के मिनिस्टर हो गए। जैसे सपोज करो अगर तुम दिल्ली की बात करते हो तो लास्ट ईयर दिल्ली में एक ऑड इवन फॉर्मूला चला था, अगर तुम्हें ध्यान होगा तो अगर किसी डेप्यूटी मिनिस्टर को बना दिया जाता और उन्हें बोला जाता कि भाई आप कुछ दिनों के लिए एक काम कीजिए कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी सारी चीजों को देखिए, उसको वहां अपॉइंट कर दिया जाता, वो जाकर करके वहां का काम कर रहा होता। अब अगर मैं बात करूं उसी तरह लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू का बहुत बड़ा सा एक इम्पैक्ट चल रहा था, तो उस डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया। उस टास्क फोर्स का हेड उसको बना के भेज दिया जाता कि भाई तुम एक काम करो कि जाकर करके तुम अब हेल्थ मिनिस्ट्री देखो। तो वो क्या करता, पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देख रहा था, उसी तरह से जाकर के क्या देखने लगा? हेल्थ मिनिस्ट्री देखने लगा। एक रियल टाइम एग्जाम्पल लेता हूं, रियल टाइम एग्जाम्पल लूंगा तो आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। क्रिकेट खेला है बच्चों आप लोगों में से किसी लोगों ने बचपन में? नॉट अभी, अभी वाला क्रिकेट तो एकदम बड़ा टेक्निकल होता है। अभी तो जाते समय भी एकदम दादा के जैसा खेल रहे हैं, पहुंच गए, ला भाई बैठ ला, ए छोटी चल बॉल करियो यार, और 4-5 बॉल आराम से अपना मालूम। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बेटा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है पोर्टफोलियो। सोनू, पोर्टफोलियो का मतलब होता है डिपार्टमेंट। एनीवे, अब सपोज करो बेटा तुमने क्रिकेट खेलना शुरू किया, अभी तो क्रिकेट ऐसे खेल लिए। बचपन में क्या होता है, सारी सिस्टम्स को हम लोग बनाते हैं कि भाई इतनी ऊंची विकेट रहेगी, यहाँ पे वाइड बॉल रहेगा, एक टप्पे के बाद कैच रहेगा। इस तरह से बहुत सारे हम लोग लॉज बनाते हैं और उस लॉ को बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि एक बड़ा खतरनाक अंकल, हर मोहल्ले में एक खतरनाक अंकल होते हैं, क्या करें, बड़ा खड़ूस खड़ूस से लोग होते हैं। खैर मैं खड़ूस नहीं हूँ, इतना आप लोग को मालूम चल गया होगा और जानते भी होंगे मेरे छात्र। एनीवे, सपोज करो बेटा आपके पास एक बहुत मोहल्ले में खड़ूस अंकल है, उनके पास कोई भी बॉल जाता हो, उस बॉल को जाने के बाद वो पचा जाते हो, मतलब वापस करने का है ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर उस कंडीशन में उन अंकल के यहाँ बॉल गया तो सारे बच्चे पहले से बोल कर रखते हैं कि देख भाई ऐसा है कि अगर उनके यहाँ तूने बॉल मारा या तो तू आउट होगा या उनके यहाँ से बॉल लाकर देगा, आउट तो होना ही है, बॉल उनके यहाँ से लाके देगा, नहीं तो नया खरीद के लाएगा। अब सपोज करो मालूम चलेगा, अब सपोज करो कि अब मालूम क्या चल रहा है, अब मालूम चल रहा है कि जो व्यक्ति है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा मैच चल रहा है, उस समय वही अंकल जी अपने एक छोटे से बालक को लेके आ जाएं और भाई तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, चलो इस बालक को भी क्रिकेट खिला लो। अब क्या करेंगे हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते, अगर मना किए तो अंकल जी बोलेंगे सब तामझाम समेटो, यहाँ से निकल लो, हमारे क्रिकेट गया। तो इसलिए क्या किया जाता है, उस बच्चे को मिडिल मैन बना दिया जाता है। मिडिल मैन का मतलब बोलूं तो बीचम बीच का प्लेयर। बीचम बीच का प्लेयर क्या हुआ,
कह दिया जाता देख भाई इसका आउट नहीं दूंगा, इसके 4-5 बॉल खिला करके फिर इसको फील्डिंग में लगा दिया गया। अब फिर क्या होगा, जब भी वो मान लो चल रहा है, खेल रहा होगा, तो उसको खेलते समय में क्या हो रहा होगा, उसको 4-5 बॉल खिला करके फील्डिंग कराने लगे, फिर से उसका बॉडी लैंग्वेज टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो फिर उसको खिलाने लगे। तो इसी तरह डिप्यूटी मिनिस्टर होता है, यानी मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, अगर इसका आउट नहीं माना जाता, इसका आउट नहीं होगा। इज इट ओके टू यू ऑल? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बेटा कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, स्टेट मिनिस्टर क्या होते हैं, स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होते हैं, और डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं। इन सारी चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, इन दोनों के बीच का आप लोग अंतर समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। इज इट ओके टू यू ऑल बच्चों? आप लोग बिल्कुल इसके बारे में समझ गए हैं बेटा? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में जैसे कि चीज़ें होती हैं मैं अवश्य पूछूंगा। पहले तो मेरा जो शुरुआत होगी उसमें अवश्य क्वेश्चन पूछूंगा कि यस बेटा आप लोगों ने जो पढ़ा है वो थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों ने याद करके रखी हुई है, या फिर गजनी के अमीर खान बन गए हैं कि भाई एकदम गजनी का अमीर खान है। सर हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के पेशेंट है ना बेटा। सब बोलोगे सर हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, अभी तो क्या आपने बताया था वो तो याद रहा और उसके बाद फिर अब तो भूल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जल्दी ही होने वाली है बेटा, आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखो बेटा, अब हम लोग आ रहे हैं जुडिशियरी में। अब अगर मैं बात करूं बेटा जुडिशियल सिस्टम की, तो इंडिया में यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम है, जिसके टॉप पे कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। इसके नीचे की मैं बात करूं हाई कोर्ट। इस क्लास में बच्चे जो वीडियो की लाइव क्लास होगी बेटा, उस लाइव क्लास में मैं जरूर आप लोगों को पूरे जुडिशियल सिस्टम समझाऊंगा। जो मेरे छात्र हैं वो बिल्कुल निराश नहीं होंगे। इस पूरे जुडिशियल सिस्टम को मैं इस बार आप लोगों को इतने अच्छे से समझाऊंगा, इसके कोई भी क्वेश्चन जो अभी सीडीएस दे रहे हो, यूपी पुलिस का जो एसआई का पेपर दे रहे हो, और किसी भी पेपर में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। दिस इज माई वर्ड टू यू पीपल। बिल्कुल भी आप लोग नहीं जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या होता है बेटा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से नीचे अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये बटा हुआ होगा किसमें? लोअर कोर्ट। ये लोअर कोर्ट की अगर आप बात करते हैं, दो मैटर्स में बटा होता है, एक को सिविल कहते हैं, एक को सेशन कहते हैं। सिविल का मतलब हो गया व्यवहार और सेशन का मतलब हो गया सत्र। सिविल मैटर्स एंड सेशन मैटर्स। ओके, अब देखो बेटा आराम से सिविल कोर्ट क्या होता है ये सीधा सीधा समझो। देखो, अगर आप बात करें सिविल मैटर की, तो सिविल मैटर कैसा मैटर होता है? सिविल मैटर जुड़ा हुआ होता है आपको मैरिज से, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट से। यस, हेल्प, it will also help you in UPSC obviously। anyway, अब अगर मैं बात करूं सिविल मैटर की, तो सिविल मैटर किससे जुड़ा हुआ होता है? मैरिज से, प्रॉपर्टी से, उत्तराधिकार जिसको हम लोग सक्सेशन कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना, उसमें सिविल मैटर जुड़ा हुआ होता है। आपस में किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, लोअर सिविल एंड सेशन में बटा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं बेटा, आपको आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है डाइवोर्स, किस रिलेशन में आएगा? सिविल मैटर में आएगा। उसी तरह सिंपल डिस्प्यूट्स अगर होते हैं, तो सिंपल डिस्प्यूट्स क्या हुआ? सिंपल डिस्प्यूट्स किस मैटर में आएगा? दैट विल बी इन सिविल मैटर, वो सिविल मैटर होगा। जबकि सेशन में क्या होता है? जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सिविल मैटर की, कई बार एक पहले आराम से एग्जाम्पल समझोगे, यू विल बी नोन। ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से चीजें समझ जाएंगे। जैसे कि बेटा अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सिविल मैटर में किस तरह का मैटर हो रहा है। आजकल तो छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट हो जाता है, आप तो जानते ही हैं। जैसे मान लो अभी सुबह सुबह किसी ने दुकान का शटर खोला, जैसे दुकान का शटर खोला एक फॉर्च्यूनर सामने में आकर के लग गई। अब जो दुकानदार है वो दुकानदार बेचारा बाद में चीज़ों को सोचेगा, पहले तो ये सोचता रहेगा यार ये पता नहीं किसने फॉर्च्यूनर लगा दी है। थोड़ी देर टहलने के बाद वो उसको बोलेगा भाई एक काम कर, मेरे दुकान के आगे से गाड़ी को हटा, अभी सुबह सुबह दुकान खोली नहीं और तुमने आकर के लगा दिया। अब वो क्या बोलेगा? बोलेगा कि भाई ऐसा है, दुकानदारी पे ध्यान दे, गाड़ी पे ध्यान क्यों दे रहा है, चल दुकानदारी कर।
अब क्या होगा, डिस्प्यूट बढ़ना शुरू होगा, दोनों के बीच में आपस में डिस्प्यूट होगा। बोलेगा भाई गाड़ी मेरे दुकान के आगे तो नहीं लगेगी। बोलेगा भाई गाड़ी तो तूने रोड थोड़ी खरीदा है, तूने तो अपना दुकान खरीदा है, रोड की रजिस्ट्री करा रखी है, गाड़ी यहीं लगेगी। अब दुकानदार थोड़ा गुस्से में आएगा, बोलेगा कि भाई एक काम कर, गाड़ी हटा ले, नहीं तो तुझे देख लूंगा। अब जैसे ही उसने कहा कि मैं देख लूंगा, इमीडिएटली वो क्या करेगा, फॉर्च्यूनर खोल के उतर के आएगा, ले भाई देख, अब जब तक तू देखेगा नहीं गाड़ी हटेगी नहीं। ये क्या हो रहा है, ये चीजें क्या किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये एक छोटा सा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। वो बोल रहा है देख लेंगे, वो बोल रहा है दिखा देंगे, ये बोल रहा है हटा लो, ये बोल रहा है नहीं हटाएंगे। ये इस तरह का अगर मैटर होगा तो दैट विल बी सिविल मैटर। वो किस तरह का मैटर होगा, सिविल मैटर होगा। अब दुकानदार को आ जाए गुस्सा। अब दुकानदार को गुस्सा आ जाता है, उसने एक ईंट उठाई, उठा कर करके उसके शीशे पे मारा धड़ाम, और एक ईंट उठा कर करके मारता है उसके सर पे, बोलता है ले भाई देख लिया। वही मैटर क्या हो जाएगा, सेशन हो जाएगा। जब तक देख लेंगे दिखा लेंगे चलता रहेगा, द मैटर विल बी सिविल। लेकिन अगर वो उसको देख लेगा, द मैटर विल बी सेशन, द मैटर विल बी सेशन। अब एक बड़ा ही और एक एग्जांपल लूं। सपोज करो आपने रेड लाइट जंप कर दिया। रेड लाइट जंप करना एक लोगों का शौक हो जाता है। रेड लाइट जंप किया, पुलिस ने हाथ दिया, भाई आपने रेड लाइट जंप किया है, चालान कटेगा। मैटर कैसा हो जाएगा, सिविल मैटर होगा। सपोज करो किसी का दोस्त कैबिनेट मिनिस्टर हो, आजकल तो हैं ही, बादशाह बाबू भी एक गाना गाते हैं, यार मेरा बन बैठा है मिनिस्टर उनिस्टर करके, बड़ा ही अच्छा सा एक गाना सा था। अब किसी का दोस्त अगर कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो तो रेड लाइट जानबूझ के जंप करेगा। उसने रेड लाइट जानबूझ करके जंप किया, पुलिस ने हाथ दिया, बोला भाई गाड़ी रोक, तूने रेड लाइट जंप की है। तुरंत उसने क्या कहेगा, उसने बोलेगा भाई तो क्या हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो सकता था, हुआ नहीं, तेरा चालान कटेगा, काट के दिखा। और जैसे चालान काटा उसने चालान बुक फाड़ दिया, क्या हो जाएगा, मैटर सेशन हो जाएगा। कहने का मतलब अगर सिंपल आपने चालान फाड़ दिया, ये हो गया। अब आप वहां पर जाकर के उलझ गए, द मैटर विल बी सेशन। समझ में आ गया होगा, यस। इंस्पेक्टर को क्या किसी को भी बजा दिया, बजाने की तो बाद में बात है, पहले तो अगर जाकर करके अगर आपने किसी से इस तरह की बात कर दी तो सर्फ एक्सेल का पूरा प्रचार सामने आ जाएगा। दाग अच्छे हैं, कहीं लाल, कहीं काला, कहीं पीला, इस तरह की चीजें वो ले जाकर करके साइड में अलग से देगा। एनीवे, उसी तरह एक सिंपल सी चीज मैं बताऊं बेटा, अगर आप बात करते हैं डाउरी एक्ट में, तो अगर कहीं भी डाइवोर्स रिलेटेड केस चल रहा होगा, दैट विल बी सिविल मैटर। लेकिन डाइवोर्स के साथ साथ किसी भी तरह का डाउरी जुड़ गया, दहेज जुड़ गया, इट विल बी सेशन, वो सेशन मैटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेजिस्लेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशियरी क्या है, कोर्ट्स क्या है, किस तरह के लोकसभा होती है, क्या राज्यसभा होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब बेसिक पॉइंट्स अगर समझ में आ गया होगा बच्चों, तो फिर इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे। आप लोग जरूर से उस पार्लियामेंट के सेशन को पढ़िएगा। उस पार्लियामेंट के सेशन में मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगा, इनके पावर क्या होते हैं, क्या मनी बिल होता है, क्या फाइनेंस बिल होता है, किस तरह की चीज़ें आप एप्रोप्रिएट बिल में रखते हैं, लेखानुदान यानी वोट्स ऑन अकाउंट क्या होता है, अभी जो बजट का सत्र चल रहा है उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि किस किस तरह से चीज़ों को रखा जाता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बच्चों, थैंक्स अ लॉट। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।